हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग स्टडी करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस को हम लोग देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पूछता है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। एसएससी का ही है, दिल्ली पुलिस का है। जो आंसर्स की है उसी का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस का जीके एंड जीएस का, जिसका हम लोग देखने वाले हैं जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किसे फर्स्ट कह रहा है 100 क्वेश्चन पूछता जाता है, पहले 50 को जीके जीएस इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। कितना? 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जीके और जीएस का, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का 50 क्वेश्चन। तो नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज पहला कह रहा है कि कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिशरी, साइटोलॉजी। तो कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाए, ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका संरचना के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिशरी नहीं कहा जाता है, बल्कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा और साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में किसका आवश्यकता होता है? ए में फास्फोरस का है, 2 में दिला है कॉपर, 3 में कैल्शियम, 4 में आयरन। फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयरन की आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होता है? आयरन की आवश्यकता होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से एक नहीं है? पारदर्शिता का अभाव और शासकीय संरचना की कमी, परिचालनात्मक, व्यावहारिक और नीतिगत बाध्यताएं, देश में असमान विकास, माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रभाव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में माइक्रो फाइनेंस कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से एक नहीं है। तो समस्या कौन कौन है से एक में है, एक है समस्या, 2 है, 3 है। माइक्रो फाइनेंस की समस्या है कौन है? पारदर्शिता का अभाव और शासकीय संरचना की कमी माइक्रो फाइनेंस की समस्या है। परिचालनात्मक, व्यावहारिक और नीतिगत बाध्यताएं हैं। देश में असमान विकास माइक्रो फाइनेंस की समस्याएं हैं। जबकि माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रवाह होता है, वो माइक्रो फाइनेंस समस्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट है, सही हो जाएगा, समस्या नहीं है। माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रभाव एक माइक्रो फाइनेंस की समस्या नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस की समस्या से कौन एक नहीं है? तो पारदर्शिता का अभाव और शासकीय संरचना की कमी, परिचालनात्मक, व्यावहारिक और नीतिगत बाध्यताएं, देश में असमान विकास, ये माइक्रो फाइनेंस की समस्या है। जबकि माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रभाव माइक्रो फाइनेंस की समस्या है। तो ये हो जाएगा समस्या निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो ये सब समस्या नहीं है, समस्या है और नहीं कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पंडा नल्लूर दिले है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पंडा नल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध थे, ओडिसी के लिए प्रसिद्ध से, कथक के लिए कि भरतनाट्यम के लिए? तब पंडा नल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई निम्नलिखित में से किस एक नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो किसके है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम। एक में है दिले मोहिनीअट्टम, 2 में ओडिसी, 3 में कथक, 4 में भरतनाट्यम। तब भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। तमिलनाडु में कहाँ भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पंडा नल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम पंडा नल्लूर गांव होता है जो के लिए नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन भरतनाट्यम पंडा नल्लूर गांव हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संविधान के किससे संबंधित है? 1 में दिला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 2 में स्वतंत्रता और धर्म के अधिकार, 3 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 4 में 4 में स्वतंत्रता के अधिकार। अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के अनुच्छेद 32 में कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। स्वतंत्रता और धर्म के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार ये नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कचिन मानव महोत्सव। कह रहा है कि कचिन मानव महोत्सव, कचिन मानव फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस देश में से संबंधित है? मालदीव से। कचिन मानव महोत्सव किस देश से संबंधित है? कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? मालदीव से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, म्यांमार से। तो कचिन मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, म्यांमार। तो कचिन मानव महोत्सव म्यांमार से संबंधित है। किस देश से? म्यांमार देश में। म्यांमार इज द राइट आंसर। कचिन मानव फेस्टिवल निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार में कचिन मानव महोत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ? म्यांमार में मनाया जाता है। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान इसमें नहीं मनाया जाता है, बल्कि कचिन मानव महोत्सव म्यांमार देश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? एंटीऑक्सीडेंट होता है कह के ट्रूथ नहीं है, फॉल्स, ट्रू, नॉट ट्रू कर रहा है, सत्य नहीं है। 1 में दिला है यह कोशिकीय कार्यों की क्षति को रोकता है, 2 यह कोशिकीय कार्यों की मरम्मत में मदद करता है, 3 यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को विलंबित करता है। पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य कहेगा तो यह कोशिकीय कार्यों की क्षति को रोक सकता है, एकदम सही बात है। यह कोशिकीय कार्यों की मरम्मत में मदद कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट के कार्य है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को विलंबित करता है, ये भी सही है। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, यह पशु उत्पादन एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, यह गलत है। जानकारी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? और 4 हो जाएगा। पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, ये रॉन्ग है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 अल मसूदी, अल बैरूनी, इब्न बतूता, शिहाबुद्दीन उल उमरी। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। अल मसूदी, अल बैरूनी, इब्न बतूता, शिहाबुद्दीन अल उमरी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। राइट आंसर अल बिरूनी किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। अल बिरूनी है। अल बिरूनी किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अल बिरूनी है। अल बिरूनी किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। तो किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अल बिरूनी हो गया। कि क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे। जयपुर, रायगढ़, जानकी प्रसाद, कालका बिंदा दीन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार होता है। भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार कह रहा है। तो पद्म भूषण पुरस्कार से पद्म विभूषण, ये 3 टाइप के पुरस्कार होता है। 3 पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे। जयपुर से, रायगढ़ से, जानकी प्रसाद से या कालका बिंदा दीन से। जयपुर नहीं थे, न रायगढ़ थे, न जानकी प्रसाद थे, तो कालका बिंदा दीन। तो कालका बिंदा दीन पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में कालका बिंदा दीन घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किनको, पंडित बिरजू महाराज को, कालका बिंदा दीन। तो इसका देखिए लिए कि कौन हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कालका बिंदा दीन पंडित बिरजू महाराज पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 10 कह रहा है कि हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। ब्यास और सतलुज, गंगा और यमुना, लूनी और सुवर्णरेखा, महानदी और दामोदर। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया। हरिके बैराज का निर्माण 2 नदियों के संगम पर किया गया है। तो कौन कौन है। ऑप्शन ए में ब्यास और सतलुज, ऑप्शन 2 में गंगा और यमुना, ऑप्शन 3 में लूनी और सुवर्णरेखा, ऑप्शन 4 में महानदी और दामोदर। तो हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। तो आपको बता दें कि देख सकते हैं कि आंसर इसे कौन हो जाएगा। ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज इसका सही आंसर है। ब्यास और सतलुज। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज पर किया गया है। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। तो ब्यास और सतलुज पर किया गया है। ब्यास और सतलुज। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। तो ब्यास और सतलुज नदी के बीच में किया गया हरिके बैराज। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर किया गया है हरिके बैराज। ब्यास और सतलुज। देखिए ये GS है, एक ऐसा चीज़ है कि आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ते जाइए, अंडरस्टैंडिंग करते जाइए, आपका दिमाग में चला जाता जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर भी शॉर्ट हिडन है। आप कंटिन्यूसली इसको रिकॉल करते रहिए, दिमाग में ये रिमेंबर हो जाएगा। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर किया गया है। तो आप देख लीजिए कौन हो जाएगा। ब्यास और सतलुज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया। अभी 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। ऑप्शन ए में वो 1 में असम, ऑप्शन 2 में गुजरात, 3 में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, 4 में
चंद्रताल रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं? असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो चंद्रताल रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं? क्वेश्चन को आप कम से कम 4-5 बार पढ़िए। क्वेश्चन 4-5 बार पढ़ने से दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। चंद्रताल रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं? तो ए में दिला था असम, ए में असम है दिले, 1 में, 2 में गुजरात है, 3 में हिमाचल प्रदेश है, 4 में कर्नाटक। तो हिमाचल प्रदेश चंद्रताल और रेणुका और पोंग बांध है, या हिमाचल प्रदेश के राज्य में 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं, चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश राज्य के 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लखनऊ, लंदन, दिल्ली, पेरिस। तो दादा भाई नौरोजी जी थे जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी की स्थापना किया था। अब वो कहाँ किया था वो दे रहे हैं, जैसे लखनऊ में किए, लंदन में किए, दिल्ली में किए, पेरिस में किए। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन 2 लंदन, ऑप्शन 3 दिल्ली, पेरिस। पेरिस से तो कौन हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया, पेरिस समझ रहे हैं, फ्रांस, लंदन, इंग्लैंड या यूके में, ब्रिटेन इसको बोलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया था। लंदन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ब्लैंक्स के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूके से, जर्मनी से। तो उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो यूएस के से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, न यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, न जर्मनी से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यूएस के संविधान से लिया गया है। यूएस मतलब समझ रहे हैं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? मतलब प्राइमरी एम जो पर्पस होता है वो आर्थिक क्षेत्र का, इकोनॉमी के फील्ड का बोल रहा है। स्पेशल सेज जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो प्राइमरी पर्पस नहीं कह रहा है। 1 स्वच्छता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, 2 बुनियादी ढांचे का विकास, 3 निर्यात को बढ़ावा देना, 4 रोजगार उपलब्ध कराना। तो विशेष आर्थिक उद्देश्य नहीं है कौन? तो उद्देश्य कौन कौन है? बुनियादी ढांचे का विकास करना विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य है, बुनियादी ढांचे का विकास करना, निर्यात को बढ़ावा देना विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य है, रोजगार उपलब्ध कराना यह भी विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य है,
बुनियादी ढांचे का विकास करना विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य है। निर्यात को बढ़ावा देना विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य है। रोजगार का उपलब्ध कराना यह विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य है। और निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। इसीलिए ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक उद्देश्य नहीं कहेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य है तो तीनों हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि से भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात, भारत के किस राज्य में भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो देखिए ऑप्शन 1 में करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 2 में, 3 में केरल, 4 में तमिलनाडु। तो 2000 जनगणना सेंसस 2011 के अनुसार, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सेक्स रेशियो कहेगा तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? कर्नाटक में 1 है, 2 आंध्र प्रदेश, 3 में केरल, 4 में तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। केरल में सबसे ज़्यादा जनगणना की, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? केरल इधर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ऑप्शन 3 द राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? केरल में। तो आप समझ गए फ्रेंड्स। और देखिए यार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? केरल में। सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है से क्या कह रहा है? कह रहा है कि महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? हेलेंसिकी 1952, पेरिस 1990, बर्लिन 1936, लंदन 1908। तो कौन होगा? देखिए महिला फीमेल जो प्रतिभागी थे मैं कंसर्न, महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से, लीगल रूप से, मतलब ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में, महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? हेलेंसिकी 1952 1 में ऑप्शन में ले है, 2 में है पेरिस 1900, 3 में बर्लिन 1936, लंदन 1908 है। तो कौन हो जाएगा? कह रहा है कि महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो पेरिस 1900 में महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो पेरिस 1900 हो जाएगा। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो पेरिस 1900 ईस्वी में। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो पेरिस 1900 ईस्वी में।
तो महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? पेरिस 1900 में, हेलेंस्की 1952 में नहीं किया गया, बर्लिन 1936 में नहीं, लंदन 1908 में नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? पेरिस 1900 ईस्वी में, पेरिस 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य, अच्छा 11वां मौलिक कर्तव्य ब्लैंक से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने किस संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसका बोला जाता है CA। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में जोड़ा गया 86वां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 51 की क्लॉज 1 मैंने 51 के ए में है, 51 के ए में के बाद किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सेकंड है 88 में, 3 है 84 में, 4 है 87 में। 86 में, 88 में, 84 में, 87 में नहीं होगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दीपा कर्माकर के बारे में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? कि ऑप्शन ए में है 2017 में, ऑप्शन 2 में है 2015 में, ऑप्शन 3 में है 2018 में, ऑप्शन 4 में है 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? जो दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक खेल होता है उसमें जिम्नास्ट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलता है और उसमें दीपा कर्माकर ने जीता जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता है? तो 2017 में, 2015 में, 2018 में। कब जीता? तो 2016 में इसका हो जाएगा। कितना में जीता है? 2016 में जीता है। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? 2016 में जीता है। 2016 में दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। 2016 में जीता था। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? तो बताइएगा 2016 में जीता है। 2016 में जीता दीपा कर्माकर। किसने? दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2016 में जीता था। मेजर ध्यानचंद दीपा कर्माकर 2016 में हो गया, याद हो गया होगा। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? 2016 में जीता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृदेवी के नाम पर रखा गया था। तो
कौन देवी के नाम पर रखा गया था? हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी थी एगो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी देवी की हिडिंबा के ऑप्शन 1 में दिला है हम्पी देवी, ऑप्शन 2 में दिले है हिडिंबा, ऑप्शन 3 में हम्पिनी, ऑप्शन 4 में है पंपा देवी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी किसके नाम पर? पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का स्थानीय मातृ देवी, हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी थी। लोकल मतलब मदर एक गोडेस थी, गोडेस थी। तो हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी देवी के नाम पर नहीं रहेगा, न हिडिंबा पर न हम्पिनी पर, तो कौन हो जाएगा? पंपा देवी। तो हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी के नाम पर रखा गया था, किसको? पंपा देवी। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी किसके नाम पर रखा गया था? पंपा देवी। पंपा देवी के नाम पर रखा गया था हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी। तो याद हो गया होगा आपको, देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 हम्पी है। इसे लगेगा आपको कि से हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी हम्पी देवी पर होगा, लेकिन नहीं है। न हम्पी देवी है, न हिडिंबा है, न हम्पिनी है, कौन है? पंपा देवी है। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी किस पर? पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? तो किस गुप्त राजा थे? तो गुप्त वंश के आप समझ सकते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो गुप्त वंश ने वही स्थापना कह रहा है कि फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए में है बुधगुप्त, ऑप्शन 2 में है भानुगुप्त, ऑप्शन 3 में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है कि फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? मैंने भारत में आकर, इंडिया जिसको भारत बोलते हैं, कहाँ भारत में दौरा किया था, घूमने आया था। क्या करने आया था? ट्रेकिंग करने आया था, मतलब घूमने आया था। समझिए कि फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो एक राजा था, वो कौन राजा था? गुप्त राजा था वो। और गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान कौन आया था? तो फाहियान घूरे आया था इधर। फाहियान कौन आया था? फाहियान घूरने के लिए आया था। कह रहे हैं कि 20 फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? बुधगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजा था। उसी के समय फाहियान ने गुप्त राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आप समझ सकते हैं इसका आंसर कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान एक क्या जी था, विदेशी आदमी था और जो भारत का दौरा करने आया था। फाहियान और कुछ नहीं था, मतलब अदर कंट्रीज के था। अदर कंट्रीज में इंडिया के में इसको ट्रैवलिंग करने में मतलब दौरा करने आया था और कोई बात नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजा था, वही फाहियान ने भारत में घूमने आया था। न बुधगुप्त घूमने आया था, न भानुगुप्त घूमने आया था, न समुद्रगुप्त घूमने आया था। बुधगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त है यह भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड किसको कहते हैं? तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो वही फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए में है मेघा पाटकर, ऑप्शन 2 में अन्ना हजारे, ऑप्शन 2 अन्ना हजारे, 3 में मोहम्मद यूनिस, 4 में इला भट्ट है। तो माइक्रो फाइनेंस जिसको सूक्ष्म वित्त कहा जाता है, सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? मेघा पाटकर, अन्ना हजारे, मोहम्मद यूनुस, इला भट्ट। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म वित्त, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मोहम्मद यूनुस दिया था। अब देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? 3 मोहम्मद यूनुस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। माइक्रो फाइनेंस की कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस से फर्स्ट फॉरमोस्ट किसने दी थी? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। मेघा पाटकर नहीं दिया, न अन्ना हजारे दिया, न इला भट्ट दिया, मोहम्मद यूनुस ने दिया। तो माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम कहेगा तो मोहम्मद यूनुस ने। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? मोहम्मद यूनुस ने दिया था। मोहम्मद यूनुस ने क्या दिया? मोहम्मद यूनुस ने सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम दिया था। इसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा दिया था सर्वप्रथम। मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा देना था। सूक्ष्म वित्त का माइक्रो फाइनेंस का अवधारणा सर्वप्रथम दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था। मतलब मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त का अवधारणा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसे क्वेश्चन नंबर 22 विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। रॉन्ग मतलब कह रहा है, राइट होना है, रॉन्ग को पहचानने के लिए कह रहा है। यानी इसमें से ऑप्शन 4 गो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से 3 गो ऑप्शन सही है और एक गलत है। उसी गलत को पहचानने के कह रहा है। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं सही कौन है कथन। विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन का पहचानिए, तो हम सही पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि ताड़ी चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है, एकदम सही बात है। अब बिल्डिंग पर देखिएगा कि लगा रहता है ताड़ी चालक जो इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है, एकदम सही है। 3 ऑप्शन कह रहा है कि रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। कोई चीज़ को हम रब करते रगड़ते हैं तो रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। रगड़ने से
रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को क्या कहा जाता है? स्थैतिक आवेश कहा जाता है। तो किसी चीज़ को आप रगड़िएगा तो उससे क्या होगा? आपको रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। एकदम सही है। रगड़िएगा तो उसको स्टैटिक चार्ज को उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 4 में देखिएगा, समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ताड़ित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, यही गलत है। आप देख सकते हैं कि गलत है, यह सही नहीं कह रहा है। ताड़ित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए थोड़ी किया जाता है। ताड़ित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकती है, उससे विद्युत आवेशों के संदर्भ में सही है ये बात। लेकिन रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है, इसको ये सही है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। इसको क्लास 12 में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो चार्जेज को अगर रगड़ा जाता है तो उससे होता है। तो रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। ये सही है। 1 सही है, 3 सही है, 4 सही, 2 गलत है। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिएगा कि जब इक्वल चार्ज रहता है तो हमेशा रिपेल करता है, बराबर रहता है कोई चीज़ तो हमेशा वो क्या करता है? रिपेल करता है। और जो अपोजिट चार्ज रहता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ताड़ित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है। रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ताड़ित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकती है। रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश कहा जाता है। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार 1 में दिल्ली है दूसरे स्थान पर, 2 में है चौथे स्थान पर, 3 में पहले पर, 4 में तीसरे स्थान पर है। तो कह रहा है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार कह रहा है। IBEF के अनुसार देखिए क्या कह रहा है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार पूछ रहा है। तो IBEF का मतलब हो जाएगा क्या चीज़? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन में दूसरे स्थान पर है। चौथा, पहला, तीसरा नहीं, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा नहीं, दूसरे स्थान पर है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन
IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पर नहीं है। इक्विटी क्या है? जो जोड़ने, यूनाइट का काम करता है। इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो क्या है? दूसरे स्थान पर है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन दूसरे स्थान पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लिए। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन तो है क्वेश्चन नंबर 24, कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोलाया के क्या है? उत्सव है। उत्सव मैंने क्या? फेस्टिवल। कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। कोलायत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में। कोलायत कहाँ? कोलायत, कोलायत, कोलायत है ना, ये फेस्टिवल है और राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान राज्य है तो उसमें राजस्थान में मनाया जाता है कोलायत। कोलायत कोयल से संबंधित लग रहा है। कोलायत नहीं, मतलब कोलायत उत्सव जो है भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, ये याद कर लीजिए। कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में कोलायत उत्सव भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। कोलायत उत्सव भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। कोलायत उत्सव राजस्थान इज द राइट आंसर। कोलायत डायरेक्ट आंसर समझिए इसको, तो 1 नंबर युवा है ये, मतलब इसको डायरेक्ट पूछेगा तो भी। कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है कोलायत। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत मद्रास। 1860 के दशक में सर्वप्रथम समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में, महाराष्ट्र में, संयुक्त प्रांत मद्रास में हुआ था। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? प्रार्थना समाज 1860। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1860 में हुआ था प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था आपको बताते हैं हम। ऑप्शन ए में बंगाल में, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत मद्रास। 18 आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था 1860 में। तो 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना 1860 के दशक में प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र के थे, इसीलिए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुआ था
वो 1860 के दशक में हुआ था। कितना? 1860। तो 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था। क्या पारित किया था? एक कानून पारित किया था। ऑप्शन ए में दिले सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन 2 में दिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 में मुमताज अली, ऑप्शन 4 में आयंकाली। कि 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम को श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया था। क्या पारित किया था? एक कानून पारित किया था। सावित्रीबाई फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मुमताज अली, आयंकाली। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा होता है, जिसका विधवा किसे कहा जाता है, जिसका पति जो हस्बैंड है वो डेड कर गया है ना, मृत्यु हो गया है, उसी को विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है। तो जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सावित्रीबाई फुले ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन 2 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 में मुमताज अली, ऑप्शन 4 में आयंकाली। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो 1856 में जिनके सुझाव पर ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया। कौन? ब्रिटिश था, जो कहा कि हाँ ये विधवा पुनर्विवाह है, इसको सही में लागू किया जाए। पहले विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, पर जब से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि इसको कानून लाके इसको पारित किया जाए, सुझाव दिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में ब्रिटिश को, 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा इसका सही। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण ही विधवा पुनर्विवाह को सफल श्रेय दिया जाता है।
क्योंकि 1856 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत किए और इसको क्या क्या दिए, कानून को पारित करवा कर विधवा पुनर्विवाह को लागू करवा दिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का अभियान का श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। सावित्रीबाई फुले को नहीं दिया जाता है, न मुमताज अली को, न आयन काली को दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है। कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसमें ध्यान से देखिए कौन सा स्टेट किसके आधार पर कह रहा है कि कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व के मामले में, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व के मामले में सेकंड स्थान पर, किसके स्थान पर, सेकंड स्थान पर कह रहा है। तो सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है कि आंध्र प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश है कि बिहार है। तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सही कौन है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल सही आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, मतलब किलो प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान पर पश्चिमी बंगाल है। अगर जनसंख्या घनत्व में मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर, पॉपुलेशन डेंसिटी के प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार पश्चिम बंगाल 2011 के अनुसार जनसंख्या के अनुसार है। 2011 भारत की जनसंख्या 2011 की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो पश्चिम बंगाल है। न आंध्र प्रदेश है, न उत्तर प्रदेश, न बिहार, पश्चिम बंगाल है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 28 नंबर बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। डेविड बेकहम, बॉबी मूर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड एक खिलाड़ी हैं, प्लेयर, और प्लेयर को उनको आत्मकथा है जो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है बताइए। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, डेविड बेकहम, बॉबी मूर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। तो बोथ फीट ऑन द ग्राउंड पर दोनों फीट हैं द ग्राउंड ऑन बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। डेविड बेकहम कौन है, डेविड बेकहम। तो डेविड बेकहम है जो क्या है, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। डेविड बेकहम खिलाड़ी की आत्मकथा है जो बोथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम को। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। डेविड बेकहम का है, बेकहम है, डेविड बेकहम है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड आत्मकथा ना डेविड बेकहम को है। डेविड बेकहम के बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो डेविड बेकहम का है। तो इसका
कौन राइट आंसर हो जाएगा? डेविड बेकहम बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। डेविड बेकहम की आत्मकथा है, तो इसलिए 28 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी से जुड़े हैं, किराना घराने से जुड़े हैं, बनारस घराने से जुड़े हैं, आगरे घराने से जुड़े हैं, पटियाला घराने से जुड़े हैं। पंडित भीमसेन जोशी घराना जिसमें होता है बहुत बड़ा, लोगों को बहुत सारे रहते हैं लोग, उसी को घराना कहते हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से हैं, कि बनारस घराने से हैं, कि आगरा घराने से हैं, कि पटियाला घराने से। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देख सकते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो किराना घराने से हैं। पंडित भीमसेन जोशी बनारस घराने से हैं। पंडित भीमसेन जोशी तबला वादक लगते हैं, तबले शायद हो सकते हैं, याद आ रहा है मतलब। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हैं। पंडित भीमसेन जोशी किससे? पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हुए। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हैं। नहीं, बनारस घराने से नहीं, न आगरा घराने से, न पटियाला घराने से। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हुए हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से जुड़े हुए हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हुए हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 1A इज द राइट आंसर। 1A इज द राइट आंसर। 29 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 30 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार, जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के फुल फॉर्म होता है। तो जीएसटी के देख ले, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल में क्या किया जाता है, गठन करने का अधिकार देता है। राइट है, कौन सा आर्टिकल में इसका राइट है। 30 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 280 के में, अनुच्छेद 277 के में, अनुच्छेद 278 के में, अनुच्छेद 279 के ए में। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का काम करता है। तो अनुच्छेद 279 के ए में भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 279 के ए में देता है। आर्टिकल 279, आर्टिकल 279A 279 के ए में अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 279 के ए में देता है। किस में देता है? अनुच्छेद 279 के ए में दिया जाता है। अनुच्छेद 279 के ए में
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? 279 के ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन यही होगा राइट आंसर। ऑप्शन 4 ही राइट होगा। 279 के ए अनुच्छेद आर्टिकल 279 के ए में ही जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो 34 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 का रहा बैडमिंटन खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? वर्ष 2016, 2020, सेकंड में 2008 और 2012, थ्री में 2012 और 2020, 2004 और 2008। तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु क्या है? पीवी सिंधु हैं। जो पीवी सिंधु जो है ना वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी जो 2016 और 2020 में वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था। 2016 और 2020 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु निम्नलिखित में से बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने निम्नलिखित किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? तो वर्ष 2016 में, 2016 एंड 2020 4 साल बाद जीता था। फिर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु क्या खेलती है? तो बैडमिंटन खेलती है। और कहेगा कि ओलंपिक पदक जीता था कब? 2016 में जीता और 2020 में जीता था। 2016 और 2020 में। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? तो 2016 और 2020 में ओलंपिक पदक जीता था। 2016 और 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता था ओलंपिक पदक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 32 नंबर देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। ऑप्शन ए में दिया था कुचिपुड़ी, ऑप्शन 2 में कथक, ऑप्शन 3 में भरतनाट्यम, ऑप्शन 4 में सत्रिया। तो कौन होगा? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन का है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो कुचिपुड़ी के लिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है किसके लिए? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किसके लिए? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? तो कुचिपुड़ी के लिए है। किस शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी क्या है? आप देख रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। एक कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नहीं है, लेकिन भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली केरल में होता है। कथक तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया ये सब क्या शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स 32 क्वेश्चन नंबर गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? तो कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त किया है। ग्लोबल जो मैरीटाइम मान्यता है, मतलब मैरीटाइम मतलब तो दूसरी मान्यता जो मिली है उसको
अथॉरिटी मिला है जो भी कहिए इसको मान्यता मिला वैश्विक गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त किया? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का करा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन पहचानिए। मतलब रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के बारे में आपको ट्रूथ है स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है कि स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है। सत्य कथन को पहचानना है तो स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये कथन सही है। और गणतंत्र दिवस 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब सही जानते हैं कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है, एकदम सही है। गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। थ्योरी में कह रहा है किसी स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। हाँ, सही बात है। हम लोगों को अंग्रेज से गुलामी से आज़ादी पाए, उसी की खुशी में तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ादी से के रूप में मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। 4 में भारत की संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकरण करने के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 का 4 में दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। भारत की संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकरण करने के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है, नहीं, गलत है। भारत की संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, नहीं, गलत। 1950 से मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो 1949 से नहीं, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का 1 में दिया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड ऑप्शन में दिया था 1, 2 और 4। 3 में दिया था 2, 3 और 4। 4 में 1, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 33 के 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के 1 इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखिए, फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी ब्लैंक्स खाली स्थान द्वारा की जाएगी। ए ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 सऊदी अरब, ऑप्शन 4 जापान। तो फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी द्वारा की जाएगी। फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी किस द्वारा किया जाएगा? बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब, जापान। तो फुटबॉल 2027 एशिया कप का मेजबानी पूछ रहा है, तो सऊदी अरबिया के द्वारा किया जाएगा कि बांग्लादेश की, भारत की, जापान। तो फुटबॉल अभी हुआ नहीं है, अभी तो 2000 देख रहे हैं कि 2024 से चल रहा है, तो 2024 चल रहा है, तो 2027 में कितना? 2027 फुटबॉल 2027 फुटबॉल 2027 में एशियाई कैप के द्वारा किया जाएगा सऊदी अरबिया के द्वारा, सऊदी अरबिया।
सऊदी अरबिया के द्वारा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। सऊदी अरबिया के द्वारा फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी द्वारा की जाएगी। सऊदी अरबिया के द्वारा सऊदी अरबिया फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी किस कंट्री के द्वारा किया जाएगा। किस कंट्री सऊदी अरबिया जो कंट्री है उसी के द्वारा एशियाई कप 2027 की मेजबानी किया जाएगा। और कौन सा खेल। फुटबॉल खेल द्वारा फुटबॉल खेल है। तो ऑप्शन 3 द राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया। फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरबिया द्वारा की जाएगा। ये ऑप्शन 3 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है। कह रहा है तो मतलब जो सही जो आंसर होगा वो सही है और बाकी सब सही नहीं है। जो सही नहीं है तो मतलब ये सही नहीं है, आंसर ये गलत दिया हुआ है, लेकिन सही और बाकी ये सब सही है, ये गलत है, सही नहीं है। तो सही यही नहीं है, बाकी ये सब सही है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है हरित क्रांति ने नई तकनीकी की शुरुआत की। हाँ सही बात है, न्यू टेक्नोलॉजी लाया हरित क्रांति। ग्रीन रिवोल्यूशन ने एक नई तकनीक की शुरुआत किया। ये सही बात है कि कृषि उद्योग के बारे में सही है। हरित क्रांति ने नई तकनीक की शुरुआत की। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ये भी सही है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। हाँ सक्षम बनाया है। कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है, तो सही ये है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। जरूर ही सक्षम बनाया है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। हरित क्रांति ने नई तकनीकी की शुरुआत की है। सही है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शीघ्र किया। तो ये सही है, 3 सही है, 1, 2 and 4 इधर राइट, बट ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट। भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के बारे में सही नहीं कह रहा है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। हरित क्रांति के फलस्वरूप तिलहन में कुछ सुधार हुआ, इसका नहीं हुआ, गलत है। ऑप्शन 3 तो सही नहीं है, तो 3 सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति ने नई तकनीकी की शुरुआत की। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। हरित क्रांति ने नई तकनीकी की शुरुआत की। हरित क्रांति ने नई तकनीकी की शुरुआत की। हरित क्रांति ने नई तकनीक की शुरुआत की। हरित क्रांति ने नई तकनीक की शुरुआत की। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। हरित क्रांति ने नई तकनीकी की शुरुआत की। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शुरू किया, लेकिन हरित क्रांति फलस्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप फलस्वरूप हुआ है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। 36 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बाबा निम्नलिखित में से किस राज्य में से। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है। गुरमीत
बावा, गुरमीत बावा। अब समझ सकते हैं कि गुरमीत बावा क्या कह रहा है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बावा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, 3 पंजाब, 4 महाराष्ट्र। तो गुरमीत बावा पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पद्म भूषण पंजाब के गुरमीत बावा कहाँ है? पंजाब से हैं। पद्म भूषण प्राप्त किया 3 क्षेत्र में। पद्म भूषण, पद्म फर्स्ट पर होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इनको गुरमीत बाबा जो पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के किस राज्य से हैं, जो मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त हुआ है 2022 में प्राप्त हुआ है, ये पंजाब के रहने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 में क्या कहता है? लॉन फॉक्स डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 37, लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? लॉन फॉक्स डांसिंग के ऑप्शन ए में खुशवंशी, ऑप्शन 2 में अमिताभ घोष, ऑप्शन 3 में रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन 4 में अरविंद अडिग। तो लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? तो लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की कथा है? तो रस्किन बॉन्ड को ही लॉन फॉक्स डांसिंग। इसको याद करने से समझिए, रस्किन बॉन्ड संबंधित किससे होता है? इकोनॉमिक्स यानी लोन से। तो लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? तो रस्किन बॉन्ड के है जगह। खुशवंशी, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड तो है ही संबंधित लॉन फॉक्स डांसिंग से। अरविंद अडिग नहीं होगा, न खुशवंशी होगा, न अमिताभ घोष। तो इसका लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की हो जाएगा। लॉन फॉक्स डांसिंग निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड का। लॉन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी। क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में ब्लैंक्स की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। ₹1 करोड़, ₹2 2.5 करोड़, ₹3 2 करोड़, ₹4 1.5 करोड़। तो किस विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में राशि प्रदान किया जाता है? 1 करोड़। फॉरेन के बारे में बोल रहा है। फॉरेन टेक्नोलॉजी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में की राशि स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। 1 करोड़ रुपया। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में ₹1 करोड़ की राशि तक क्या किया जाता है? की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। ₹1 करोड़ तक। इसका ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा ना। 1 करोड़ में होगा हाइट टू देह नहीं होगा। तो विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में ₹1 करोड़ की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ऑप्शन 1 में है 51A के फैसले, ऑप्शन 2 में है 51A के बी, ऑप्शन 3 में 51A के ए, ऑप्शन 4 में है 51A के एफ। तो क्वेश्चन नंबर 39, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 51A के बी में दिया और इसका राइट आंसर कौन होगा? 51A के बी जो इसका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। जब हृदय में संजोए रखेगा और पालन करेगा और प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों ग्रेट आइडियल्स यानी हाई आइडियल्स भी कह सकते हैं, को हृदय में संजोए रखे उनका पालन करे। 51A के क्लॉज बी में कहा गया है। 51A बी में तो भारत के क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अनुच्छेद 51 के ए, 51A के फर्स्ट, 51A के बी, ऑप्शन 3 51A के क्लॉजे और क्वेश्चन नंबर 4 51A के फर्स्ट स्टेप। तो स्वतंत्रता के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 51A के बी में होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा 51A के बी में, 51A के बी में हो जाएगा। स्वतंत्रता क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 देखिए 40 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। बेकल किला, चंद्रगिरी किला, जयगढ़ किला, अगुआडा किला। तो निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? तो गोवा में किला स्थित करने के लिए कहता है तो बेकल किला नहीं है, न चंद्रगिरी किले है, जयगढ़ किला है, अगुआडा किला। तो कौन सा किला गोवा में स्थित है? अगुआडा किला गोवा में स्थित है। अगुआडा जो किला है, फोर्ट है, अगुआडा किला कौन से राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है गोवा में अगुआडा। निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? अगुआडा किला गोवा में स्थित है। अगुआडा किला कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। न बेकल किला, न चंद्रगिरी किला, न जयगढ़ किला गोवा में स्थित है, बल्कि अगुआडा किला गोवा में स्थित है। अगुआडा किला कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41 के कह रहा है कि केलुचरण महापात्र को किस केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में भरतनाट्यम, ऑप्शन 2 में कथक, ऑप्शन 3 में कुचिपुड़ी, ऑप्शन 4 में ओडिसी। केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्र शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो केलुचरण महापात्र ओडिसी के लिए प्राप्त किया। किसके लिए? ओडिसी के लिए। केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? केलुचरण महापात्र उड़ीसा के लिए इसके लिए प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए में त्याग पत्र, ऑप्शन 2 में दोहरी सदस्यता, ऑप्शन 3 में बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना, 4 अयोग्यता। इसका देखिए फ्रेंड्स, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल को, विधानसभा नहीं कह रहा है, विधानमंडल कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? त्याग पत्र, दोहरी सदस्यता, बिना अनुमति के 1 सदस्यता तक अनुपस्थित रहना, अयोग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 के 3, बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना। बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपनी सीट खाली करने के लिए अनुमति नहीं कर सकता है? अन्य के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है। बिना आवश्यकता के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना, सीटें खाली करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहेगा किसी समय राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता है, तो त्याग पत्र में, दोहरी सदस्यता में, अयोग्यता में। लेकिन निम्नलिखित में से किस मामले में विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है। बिना अनुमति के 1 सप्ताह का अनुपस्थिति रहना, सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है। बिना अनुपस्थिति का 1 सप्ताह का अनुपस्थिति रहना, सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, ACBI SEBI से क्या तात्पर्य है? ये SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ई का तात्पर्य है, ई दिया हुआ है एक्सचेंज एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक से, एनर्जी से, इलेक्ट्रॉनिकली से किससे संबंधित है? एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिकली। तो कह रहा है कि ई में एक्सचेंज होगा, एस से सिक्योरिटी,
इस एक्सचेंज बी से बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी किससे तात्पर्य है, तो एक्सचेंज से तात्पर्य है, सेबी में एस का मतलब से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है किसे, क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का नियमित किया है। लगता है दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 में ये क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था, कारण नहीं था। उद्योग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, उद्योग को ऊंचे निवेश की आवश्यकता नहीं है, उद्योग समय समृद्धि को बढ़ावा देता है, उद्योग कृषि की तुलना में अधिक स्थिर रोजगार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था, बल देने का कारण क्या है, निम्नलिखित कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं, बल देने का कारण कौन था। ऑप्शन ए में उद्योग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, उद्योग समृद्धि को बढ़ावा देता है, उद्योग कृषि की तुलना में अधिक स्थिर, उद्योग कृषि की तुलना में अधिक स्थिर रोजगार प्रदान करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था, तो उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है, उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत शासन प्रणाली का निर्माण किया है। एकीकृत शासन प्रणाली, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन का निर्माण किया। एकीकृत प्रशासन का निर्माण किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1789 का लिटिग एक्ट, 1700। निम्नलिखित फ्रेंड्स देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है, गलत हो गया हुआ तो सॉरी, लेकिन 45 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम लोग ने एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति चक्रवात, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ध्रुवीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। विश्व मौसमी
किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो प्रतिचक्रवात प्रभावित करता है। किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रतिचक्रवात को। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, इसे 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित असबारा का नाम बताइए। बुलंद दरवाजा। देखिए और क्या है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 1575 में गुजरात पर विजय। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। बुलंद दरवाजा हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती दरगाह, पंचमहल जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1575 में गुजरात पर बुलंद दरवाजा हो जाएगा। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। बुलंद दरवाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? मीनांडर को नागसेन, अश्वघोष, भद्रबाहु, बुद्धघोष। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो नागसेन ने परिवर्तित किया था। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो नागसेन ने मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। नागसेन। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? नागसेन। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? नागसेन ने। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया है? अब देख सकते हैं 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, नागसेन, अश्वघोष, भद्रबाहु, बुद्धघोष। तो 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 48, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो नागसेन ने परिवर्तित किया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 का 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नागसेन। मीनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था नागसेन ने। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बतलाता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 51(1) क्लॉज ई, ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 51(1) क्लॉज एफ है, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51(1) क्लॉज टी, और 4 अनुच्छेद 51(1) क्लॉज जी। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के 1 क्लॉज डी में है। तो 51(1) क्लॉज डी में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए
ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान हमारा कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 51(1)(d) में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 151 के में अनुच्छेद यह कहा जाता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य, अनुच्छेद 51(d). लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में प्रथम राज्य है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाए। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस का जीके एंड जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जीके एंड जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जीके एंड जीएस का। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो भी है। और फिर हम लोग देख लिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इसका 4 ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर उठाए थे। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन ये
कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे देखें। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन देखते जाइए, देखिए यही क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को हम लोग इसको करें। पंडानल्लूर गांव के नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे। फिर हम लोग देखा 9 क्वेश्चन 10 हरि के बैराज गंगा यमुना के बारे में। हरि के बैराज ब्यास और सतलज के भी जोड़ता है। 13 14 क्वेश्चन देखा। 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखे 50 क्वेश्चन देखे, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक और सब्जेक्ट के हम नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक ओके बाय, थैंक यू।